हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो, खैरियत से हो और सेहतमंद हो, खुश हो। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती इस वीडियो में आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ एक बड़े फिल्म का ट्रेलर रिएक्शन। तो वो एक बहुत ही बड़ा फिल्म है क्योंकि इसका बजट बहुत बड़ा है और इस फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है। खासकर कल सुबह जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद से लोगों का हाइप, गर्मी इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि ये फिल्म जो है एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइजी से ताल्लुकात रखता है। यश राज फिल्म्स के स्पाई फ्रेंचाइजी, उस फ्रेंचाइजी के साथ इस फिल्म का ताल्लुकात है। और इस फिल्म में दो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, दो अलग इंडस्ट्रीज से, एक बॉलीवुड से है और दूसरा तेलुगु इंडस्ट्री यानी साउथ से है। तो आप सब यह बात अच्छी तरह समझ गए हो कि ये फिल्म और कोई नहीं, वॉर 2 है। वॉर 2 का ट्रेलर जो कल सुबह निकला है उसी का रिएक्शन मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस ट्रेलर का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इस ट्रेलर का सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि इस फिल्म ट्रेलर का जो कट है वो टीज़र से बेहतरीन है, टीज़र से बेहतर है। जब इस फिल्म का टीज़र निकला था तो लोग निराश हुए थे, हताश हुए थे, क्योंकि वहाँ पर जूनियर एनटीआर का प्रेजेंटेशन से वो नाखुश थे और जूनियर एनटीआर का प्रेजेंटेशन सच में अच्छा था भी नहीं, मुझे भी उतना अच्छा लगा नहीं था। तो नॉर्थ ऑडियंस को और साउथ के ऑडियंस को भी जूनियर एनटीआर का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा नहीं, लेकिन वहाँ ऋतिक रोशन का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था और ट्रेलर में भी उनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, इस बात पर कोई शक नहीं। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, इस ट्रेलर में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों का मोनोलॉग्स, दोनों शपथ लेते हैं, दोनों ही यहाँ कहते हैं कि वो दोनों अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इन दोनों के मोनोलॉग से एक बात साबित होता है कि जूनियर एनटीआर जो है वो एक्चुअली विलन नहीं है। टीज़र में जूनियर एनटीआर का जिस तरह का प्रेजेंटेशन हुआ था, ऐसा लग रहा था देखकर कि वो एक तुच्चा विलन होगा, एक बहुत ही कॉमन तुच्चा विलन है जिसको हम बहुत सारे फिल्मों में बहुत बार देख चुके हैं। उसमें कुछ नया होने वाला है ही नहीं। इतना घटिया लगा था टीज़र का कट और इतना घटिया लग रहा था जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कि एक तुच्चा विलन है, मतलब कुछ नया नहीं है देखने को। लेकिन ट्रेलर में उनका मोनोलॉग सुनने के बाद मतलब ये एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह हमारे लिए काम कर रहा है अभी से कि शायद ये कैरेक्टर ये विलन नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी देश के लिए, ये भी अपनी देश का जाबाज सिपाही है, एक जाबाज, बहादुर और ईमानदार सिपाही है। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है और या कबीर भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। या कबीर भी यही कहते हैं कि वो जिन जिन से वो प्यार करते हैं, जिन जिन से उनका लगाव है, उन सबको, अपनी पूरी अतीत को, अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे छोड़ सकते हैं और वो गुमनाम अनजान साई की तरह जी सकते हैं इस देश के लिए। और या जूनियर एनटीआर भी अपने मोनोलॉग्स में कहते हैं कि वो अच्छाई बुराई सबके बीच फासले को मिटाना चाहते हैं और वो भी वो सब कुछ करना चाहते हैं जो उनके लिए मुमकिन है ताकि वो इस देश के लिए कुछ कर सके। और इस ट्रेलर का एक सीन में हमें ये भी दिखता है कि आशुतोष राणा जो है, जिनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वॉर में, पठान में भी वो थे, तो वॉर 2 में भी वो ऋतिक रोशन को एक कहते हुए नज़र आते हैं कि आप भी एक सिपाही हो और वो भी एक सिपाही है और आप दोनों अपने अपने जगह में बिल्कुल सही हो। तो इस ट्रेलर को देखकर मुझे जो लग रहा है कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच एक गलत फहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पर तुले हुए हैं। इन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ठीक है। इनका इरादा आज भी, इनकी लड़ाई, इनका इरादा आज भी इसी देश, इसी भारत देश के लिए ही है, लेकिन हाँ, इनका जो तरीका है उसमें फ़र्क है। तो इनके बीच एक गलत फहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हुआ, कौन क्रिएट कर रहा है, ये इस फिल्म में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो इस फिल्म में पोटेंशियल है ऑडियंस को पूरी तरह से चौंकाने का, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जो है वो रिवील नहीं की गई और इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो सिर्फ 2 मिनट 36 सेकंड का है, मतलब बड़ा ट्रेलर नहीं है।
मतलब इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो छोटा ही है, सिर्फ 2 मिनट 36 सेकंड का, और कहानी बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई। तो ये भी इस ट्रेलर का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि कुछ सीन्स है जो बढ़िया लग रहा है, कुछ सीक्वेंसेस है, कुछ स्टंट्स है जो बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसी स्टंट्स और कुछ सीन्स से नेगेटिव पॉइंट्स की शुरुआत भी होता है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है कि कुछ सीन्स और कुछ स्टंट्स ऐसे हैं जिनको देखकर मतलब कन्विंसिंग लग नहीं रहा है, जेन्युइन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पर ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है, और उनका CGI VFX वर्क वो मुझे बहुत मतलब पुअर लग रहा है। तो VFX पर जो काम हुआ है, CGI पर जो काम हुआ है, मैं उससे नाखुश हूँ। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो लेवल है, तो उसके अनुसार CGI VFX में अब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए। अब पता नहीं बॉलीवुड अपने CGI VFX के लेवल पर उतना अच्छी तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा, खासकर यशराज फिल्म्स। ये बहुत बड़े बैनर है, ये एक बहुत बड़ी बैनर की बात कर रहे हैं हम, और उनका CGI VFX लेवल अभी तक अपग्रेड हुआ ही नहीं है। लॉकडाउन से पहले उनका जो CGI और VFX का लेवल था, अभी तक वहीं पर अटका है उनका लेवल अपग्रेड होना चाहिए। और एक और नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का, जो कहानी, ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी मतलब पूरी तरीके से वॉर पार्ट 1 से मिलता जुलता है, पठान से मिलता जुलता है, और टाइगर से भी मिलता जुलता है। कहानी में कुछ नया नज़र आना चाहिए। टीज़र में हमने जो खासकर देखा, जो खासकर जितने सारे स्टंट्स और सीन्स हैं, जिस ट्रेन पर जिम और पठान के बीच लड़ाई हुई थी, उसी ट्रेन के ऊपर जूनियर NTR ऋतिक रोशन लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लड़ रहे थे, उसी प्लेन के ऊपर फिर से ये दोनों लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कहानी के साथ स्टंट्स और सीक्वेंसेस जो है वो भी मतलब पठान से, वॉर से, टाइगर से सब कुछ कॉपी पेस्ट करके इस फिल्म में डाला गया है। तो ये बहुत बड़ा कमज़ोरी है इस फिल्म का। और सबसे बड़ी बात ये है कि यशराज फिल्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फार्मूलाइक हो गया है, बहुत ज़्यादा फार्मूलाइक हो गया, और वो अपने उसी सेम फार्मूला को बस कॉपी पेस्ट करके फैक्ट्री की तरह चला रहे अपनी फिल्म को, कि भाई ये फिल्म ऑडियंस देखेंगे, सस्ते में उनको पैसा मिल जाएगा। मतलब क्रिएटिविटी की कमी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो राइटिंग बेहतर होना चाहिए, कहानी में कुछ नया होना चाहिए, और हमारे लिए कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में, ताकि हम इस फिल्म को देखकर चौंके, ताकि हम इस फिल्म की तारीफ़ करें। तो ऑडियंस को चौंकाने के लिए, ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए इस फिल्म में कुछ नया होना मांगता है बॉस। तो उस चीज़ की कमी टीज़र में नज़र आया था, ट्रेलर में भी साफ नज़र आता है, उस बात पे कोई शक नहीं। और एक और नेगेटिव पॉइंट है जूनियर NTR की प्रेजेंटेशन। तो देखिए, पॉजिटिव पॉइंट में भी मैंने जूनियर NTR की प्रेजेंटेशन को कहा था। हाँ, ये बात सही है कि जूनियर NTR का प्रेजेंटेशन जो है टीज़र से काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी उनके प्रेजेंटेशन में कुछ खामियां हैं। पहली खामी क्या है, देवरा का जो कैरेक्टर था जूनियर NTR का, ऐसा लग रहा है कि उसी कैरेक्टर को वॉर 2 में अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, उसी कैरेक्टर को, क्योंकि जूनियर NTR का जो वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी है ना, बिल्कुल देवरा जैसा लग रहा है सुनने में। देवरा में उनका जिस तरह का वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी था, बिल्कुल वैसा लग रहा है यहाँ। तो ये एक खामी है। और दूसरी खामी, जूनियर NTR एक सीन में अपना बॉडी दिखा रहे थे, 6 पैक्स दिखा रहे थे, वो चीज़ बहुत घटिया लग रहा था बॉस, कन्विंसिंग 1% भी नहीं लग रहा था। अभी जूनियर NTR का क्या फिगर है, एकदम दुबला पतला। RRR के समय वो जितना पहलवान थे, अभी एकदम दुबला पतला हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं जूनियर NTR। तो मुमकिन तो है नहीं कि ऋतिक रोशन जैसा बल्क अप फिगर दिखाए। ऋतिक रोशन का वॉर 2 में जिस तरह से एक बल्क अप फिगर देखते हैं, खासकर टीज़र में जब ऋतिक रोशन उस भेड़िया के साथ, उस सियाल के साथ वो चलकर आते हैं, भेड़िया के साथ, बल्क अप मसल्स, फिगर्स उनका साफ दिखता है। तो जूनियर NTR का तो वो फिगर है नहीं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती एक 6 पैक वाला फिगर उनको दे दिया, वो भी CGI के माध्यम से। और वो फिगर उनका ओरिजिनल नहीं है,
एक्चुअली जूनियर एनटीआर जो है बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं। उनका जो ये 6 पैक्स उनका जो दिखाई दे रहा है ना, सीजीआई के माध्यम से दिखाई दे रहा है, और वो चीज़ एकदम साफ आंखों में नज़र आ रहा है। कैसे? जूनियर एनटीआर, एक सीन है जब जूनियर एनटीआर कोट सूट पहन के वो ऐसे चलते हुए आते हैं, दौड़ कर आते हैं, और यहाँ पर कुछ मतलब पट्टियाँ बांध रखा था छाती में, तब उनका बाल साफ तौर पर नज़र आ रहा था, और जब उनका वो 6 पैक वाला बॉडी दिखाई गई तब छाती में बाल नहीं है, और वो सीजीआई एकदम डुप्लीकेट लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत हुआ बॉस। ज़बरदस्ती उनको 6 पैक के रूप में दिखाना ये काम नहीं कर रहा है। और जूनियर एनटीआर को अपनी बॉडी पर थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए था। ऋतिक रोशन से मैच करने के लिए जूनियर एनटीआर के लिए ज़रूरी था अपनी बॉडी पर वर्कआउट करने का। पता नहीं उन्होंने तब अपना वज़न घटा के ऐसे ही क्यों काम कर लिया। उनको अपना वज़न पर, उनको अपने बॉडी पर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए था तो बेहतर होता। तो वो चीज़ है। अब देखना ये बाकी है कि इन दोनों कैरेक्टर्स, ये दोनों जाबाज बहादुर और ऑनेस्ट सिपाही, इन दोनों का गलतफहमी दूर होता है कि नहीं। एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते शायद इन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। हो सकता है कि कोई और विलेन है जो इन दोनों को लड़वा रहा है, और उस विलेन को शायद दिखाया नहीं गया, क्योंकि इस फिल्म का जो कहानी है अभी तक कुछ एक्सपोज नहीं किया गया, कुछ गिव अवे नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात था इस ट्रेलर को लेकर। लेकिन हाँ, अयान मुखर्जी की अगर आप बात करना चाहते हो तो मुझे तो भाई इस डायरेक्टर पर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, वो वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न माइंडसेट वाले डायरेक्टर है। चाहे वेकअप सीट की बात करें आप, चाहे ये जवानी है दीवानी की बात कर ले, या ब्रह्मास्त्र की बात कर ले, इन तीन फिल्मों में उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न माइंडसेट को प्रेजेंट किया है। और वॉर जो है वो तो एक इंडियन फिल्म है, इंडियन माइंडसेट और इंडियन फिलोसॉफी पर बनी हुई फिल्म है, क्योंकि इंडियन सिपाहियों पर यह फिल्म है, रॉ पर यह फिल्म है। तो ऐसे में एक इंडियनाइज्ड मतलब फिल्म बनाना ये अयान मुखर्जी के लिए क्या मुमकिन है? क्या अयान मुखर्जी एक ऐसा फिल्म बना पाएंगे जहाँ पर इंडियनाइजेशन हो या इंडियन सेंटिमेंट्स हो? क्या अयान मुखर्जी के लिए ऐसा फिल्म बनाना मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी बात, ब्रह्मास्त्र में अयान मुखर्जी का डायरेक्शन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उनको एक्शन फिल्म्स डायरेक्ट करना चाहिए। अब पता नहीं यशराज वालों ने अयान मुखर्जी को क्यों चुना इस फिल्म के लिए। वाई अयान मुखर्जी? वाई नॉट अली अब्बास जफर? वाई नॉट सिद्धार्थ आनंद? वाई नॉट एनी अदर डायरेक्टर? वाई नॉट कबीर खान? वाई अयान मुखर्जी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब 14 अगस्त जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, हो सकता है कि मुझे ये सारे सवालों का जवाब मिल जाए। हो सकता है कि अयान मुखर्जी पर जो मेरा नेगेटिव परसेप्शन है वो बदल जाए। हो सकता है कि चीज़ें वहाँ अच्छा लगने लगे। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस फिल्म से। ओके, आई हैव नो सच एक्सपेक्टेशंस। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? आप लोगों को क्या लगता है कि इस फिल्म में किन किन कैरेक्टर्स का केमियो हो सकता है? कौन इस फिल्म का असली विलेन हो सकता है? और क्या इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां, क्या वो दूर होने वाला है? और इस फिल्म का ट्विस्ट आप लोगों को क्या लगता है कहाँ पर हो सकता है? तो आप लोग अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लोग इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।